नमस्कार। आकाशवाणी भोपाल के समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम सुर्खियों में आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत संगीत नाटक अकादमी और साहित्य अकादमी द्वारा संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन के सहयोग से भोपाल में पहली बार 3 से 6 अगस्त तक भारत की लोक एवं जनजातीय अभिव्यक्तियों के राष्ट्रीय उत्सव उत्कर्ष एवं उन्मेष का आयोजन किया गया। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने दीप प्रज्वलन कर उत्सव का विधिवत शुभारंभ किया। आइए आज सुर्खियों में आपको सुनवाते हैं पूर्व महानिदेशक दूरदर्शन एवं प्रसार भारती के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री मयंक अग्रवाल से अनामिका चक्रवर्ती की बातचीत। विषय है अंतर्राष्ट्रीय उत्कर्ष एवं उन्मेष उत्सव, संस्कृतियों के समन्वय एवं साहित्य और कला का महत्वपूर्ण समागम। श्रोताओं नमस्कार। हमारा सौभाग्य है प्रसार भारती के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं महानिदेशक दूरदर्शन मयंक कुमार अग्रवाल जी का स्नेह सानिध्य हमें आज प्राप्त हो रहा है। स्टूडियोज में बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। आप इंडियन इन्फॉर्मेशन सर्विस के वरिष्ठ अधिकारी रहे हैं। आपको धन्यवाद। क्षेत्र में लगभग 3 दशकों का लंबा अनुभव रहा है। आपने आर्काइव्स कंट्रोल सोसाइटी में विभिन्न उच्च पदों को सुशोभित किया है और रेड रिबन एक्सप्रेस जैसे यादगार जन जागरण के साथ ही सीरियल आता था, तो हम बहुत देखते हैं क्योंकि जीना इसी का नाम है। आज भी वनस की स्मृति पटल पर अंकित है सर, और हम बहुत आदर से आपका स्वागत करना चाहेंगे। हैं प्रसारण क्षेत्र के पुरोधा रहे हैं, स्वान्वेषण और अब एक लोक लग रही है। देखिए, भूमि है वो हर एक व्यक्ति के जीवन में अलग अलग आयाम होते हैं जी, और हर आयाम में जो है उसमें एक जो समय पूर्व तक मेरे पास दूरदर्शन का महानिदेशक मैं या प्रसार भारती के सीईओ का चाह, तो वहां पर भी मन लगा कर और सेटिस्फेक्शन मिला। हाँ, उसके बाद जो है मेरे अंदर जो था एक, देखिए भूमिकाएं जो हैं वो हर एक व्यक्ति के जीवन में अलग अलग आयाम होते हैं जी, और हर आयाम में जो है उसमें एक जो आपने कहा सेटिस्फेक्शन, वो भी अलग अलग होता है। तो कुछ समय पूर्व तक मेरे पास दूरदर्शन का महानिदेशक मैं था या प्रसार भारती के सीईओ का चार्ज था, तो एक इच्छा जो है वो पूरी कर रहा हूँ आफ्टर रिटायरमेंट। तो मेरा जो है एक पहला नॉवेल आया है, ब्रदर के साथ मैंने उसको मिलकर लिखा है, जिसको और अंग्रेजी और हिंदी दोनों में आया है, द राइज ऑफ द देवास, और हिंदी में देवों का उदय। और उसके पीछे कारण है कि अंग्रेजी और हिंदी दोनों में लिखने का, क्योंकि दोनों का एक जो है पाठक वर्ग बहुत बड़ा है और अलग अलग है। तो मैं चाहता था कि अंग्रेजी के माध्यम से वो भारत में भी पूरी जगह पहुंचे, हर जगह पहुंचे। कई जगह हिंदी जो है वो उस तरीके से नहीं समझी जाती जी। और यहाँ से विदेश में भी पहुंचे। और हिंदी का पाठक तो खैर अपना पाठक है, जब तक उसको ना बताया जाए तब तक क्या संतुष्टि मिलेगी। जी जी, बहुत अच्छा सर। हम आपकी इसी पुस्तक के बारे में, इस नॉवल के बारे में थोड़ी चर्चा करना चाहेंगे जी। देवताओं का उदय, राइज ऑफ देवास, तो इसके पीछे क्या प्रेरणा रही? आपने अभी बताया आपके ब्रदर के साथ में आपने लिखी है, तो क्या लेखन का जो रुझान है आपकी विरासत में रहा? हाँ, आप कह सकते हैं इसको जी। मेरे फादर जो थे वो संस्कृत के प्रोफेसर थे, तो वो लिखा करते थे, उनकी पुस्तकों को बहुत सराहा गया। तो विरासत तो कहीं पर है, घर में शुरू से लेखन देखा जी, और पढ़ने की भी जो प्रवृत्ति होती है वो घर से ही विकसित होती है। घर से ही विकसित हुई। हालांकि साहित्य की तरफ और संस्कृति की तरफ मेरा शुरू से एक रुझान रहा कि भारतीय संस्कृति के ऊपर। साहित्य वाकई कालजयी है और कालातीत है। तो जो आप कह रहे हैं कि ये मैंने पाठकों के लिए लिखा है, तो न सिर्फ ये इस पीढ़ी के लिए बल्कि आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक प्रेरणा का स्रोत बन सकता है। कुछ इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। आपने बहुत सही बात कही है कि आने वाली पीढ़ी जी, तो जो हम आज लिखते हैं, ठीक है, आज की पीढ़ी तक ही वो सीमित नहीं रह जाता है जी। जो लेखन है वो तो हमेशा के लिए हो जाता है। और जैसे द राइज ऑफ द देवास, इसके पीछे एक हमारा जो कॉन्सेप्ट था वो ये था कि जो हमारी प्राचीन कथाएं हैं, सबसे पुरानी संस्कृति हमारी ही है, क्योंकि वेद जो हैं वो इस
विश्व में आए हैं। हाँ, व्यवस्थित, ऋग्वेद, हाँ, व्यवस्थित जो एक लेखन है। जी, तो ऋग्वेद जो है वो सबसे पहले वो लिखा गया, तब तक कहीं विश्व में कोई संरचनाएं इस तरीके की हुई ही नहीं थी। और आप ऋग्वेद को यदि देखिए तो उसमें आपको ऋग्वेद है, उसके बाद के जो वेद हैं उसमें जीवन के हर पहलू के बारे में कुछ ना कुछ कहा गया है। और ये तो जीवन ही नहीं, जो हमारा विश्व है, ब्रह्मांड है, उसके बारे में बहुत सारी चीजें आपको उसमें ऐसी मिलेंगी, क्योंकि हमारे 5000 साल पहले ऐसा एक यदि अनुमान लगाया जाए, वैसे तो ये पता ही नहीं वो लिखे कब गए, तो कहते हैं देववाणी है, वाणी है, वाचिक। तो उसमें उस समय हमारे ऋषि मुनियों को वो ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ। तो हमारी संस्कृति इतनी पुरानी है, तो बहुत कुछ हमने उसको लेकर इसमें लिखा है। दूसरा ये था कि हम लोग बात करते हैं जैसे सुर, असुर, देव, समुद्र मंथन, तो ये सारी जो हमारी कहानियां हैं, इन कहानियों में कहीं ना कहीं कुछ तो सत्य रहा होगा। तो हमने उन कहानियों को लेकर एक लॉजिकल तरीके से इस नॉवेल में प्रेजेंट किया है। और भारत की सभ्यता जो है वो कैसे विश्व के दूसरे भागों में गई, वो इसमें आपको मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि जब नॉवेल लिखते हैं तो कल्पनाएं तो उसमें होती हैं, तो कल्पना तो यहाँ पर है, लेकिन कल्पनाओं के पीछे कहीं ना कहीं बहुत सारे वास्तविकताएं होंगी। मुझे तो ऐसा लगता है कि हम किसी वास्तविकता की दुनिया में चले गए इसको पढ़कर। जी, वही एक लेखक का शायद उद्देश्य भी रहता है कि कल्पनाओं के साथ साथ में दुनिया में भी। तो अभी आपकी इस बात से मुझे याद आया कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक बात कही थी मन की बात में, कि विकास भी और विरासत भी, यानी कि विरासत की धरती पर रहकर हम विकास के वृक्ष है उसको पुष्पित पल्लवित करना चाहेंगे। तो इसके बारे में आपका क्या विचार? बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि विकास भी विरासत भी। जी, हमारी जो संस्कृति है उसकी बहुत बड़ी विरासत है। और ये जो विरासत है, मैंने आपसे कहा वेदों की बात करी, वेद हैं, उपनिषद हैं, पुराण हैं, और उसके अलावा जो हमारी बहुत सारी पुरानी कहानियां हैं जो कि सत्य पर आधारित कहानियां मानता हूं मैं इनको। रामायण है, महाभारत है, बहुत कुछ, जैसे कालिदास ने लिखा, भर्तृहरि ने लिखा, इन लोगों ने अपनी अपनी कहानियां दी। एक कथा सरित सागर है, उसमें आपको पुरानी बहुत सारी कहानियों का रंग ग्रहण मिलेगा। पंचतंत्र है हमारा जो है। तो हमारी जो कहानियां हैं, हमारा जो पुराना इतिहास है जो भारतीय, उसमें कुछ अल्टीमेटली क्या है, प्रेरणा। जी, कोई ना कोई कहीं पर संदेश छिपा हुआ है, और वो संदेश आपको सत्य की तरफ ले जाएगा। जो राइट लिविंग क्या होनी चाहिए, सही जीवन क्या होना चाहिए, उसकी तरफ। तो हमारी संस्कृति की जो विरासत है, उस विरासत को ते हुए और उसमें नए आयाम भी जुड़े। बिल्कुल, यही बात है। ऐसा नहीं है कि पिछले जब भी वेद आए, मैं नहीं जानना चाहता कि वो, क्योंकि वो किसी को नहीं पता है। कुछ लोग उसको जो है ईसा से 2000 साल पहले का मानते हैं, कुछ लोग जो हैं कहते हैं सब इसका। मुझे तो यही लगता है कि देववाणी जो है, ईश्वर की वाणी जो है हमारे ऋषि मुनियों के माध्यम से जो है वो यहाँ पर आई है। तो उस विरासत को हमारी नई जनरेशन वो जाने, और जो नई चीजें भी आ रही हैं जी, तो उनको भी जो है इसमें लेके, तो एक जी। तो आपने जैसा कहा कि आप विज्ञान के विद्यार्थी रहे हैं और आप लेखन की क्षेत्र में साहित्य लेखन कर रहे हैं, तो आपने जो भी बातें बताई उसी से हम निकाल सकते हैं कि आज की पीढ़ी को यही चाहिए, लाइफस्टाइल जो लाइफ स्किल्स हैं उनको सीखना है, साथ ही मूलना है, क्योंकि उनको ग्लोबली उनका जो आदान प्रदान है सूचनाओं का या जो बातों का, तो उनको आप ये बातें बताएंगे तो वो अपनी विरासत पर गर्व करेंगे, और उसी के साथ में उसके अंदर और एनालिसिस करके जाना चाहेंगे। क्योंकि आज की पीढ़ी सिर्फ यही नहीं है कि उसने सुना और उसने आगे बढ़ा दिया, वो उसे एनालिसिस भी करती है। आपने बहुत सही बात कही। देखिए, पहली बात तो यह है कि मूल्य जी, यदि मूल्य समाज में नहीं रह जाएंगे तो समाज जो है वो समाप्ति की तरफ चला जाएगा, पशुवत हो जाएंगे फिर हम। तो हम लोग जो हैं उन मूल्यों को बनाकर चलना है। दूसरा, विरासत हमारी इतनी रिच है और बहुत कुछ हम लोगों को नहीं पता है उसके बारे में। जैसे करीब ईसा से 1400 वर्ष पूर्व, आज से मैं करीब पुरानी बात कर रहा हूं,
अनातोलिया का रीजन है, वहां पर अब तो मोस्टली टर्की में है, नॉर्थ सीरिया, अनातोलिया। तो वहां पर हित्तीस और मितानी जी दो जो थी सभ्यताएं थी, उनके राजा थे, आपस में लड़ाई हुई उनकी। वो संधि करीब 3,500 वर्ष पूर्व वो वरुण, अश्विन, मित्र जी ये जो हमारे वेदों में वर्णित गॉड्स हैं, इनका नाम पर हुई। तो कब की बात कर रहा हूं मैं? 3,500 वर्ष पुरानी। बिल्कुल। इसका मतलब यहां से जो है हमारे संस्कृति के जो तत्व थे जी वो वहां पर गए। जी जो आपके मितानी थे, वो लोगों की जो भाषा थी, उस भाषा में जो था उस समय उस एरिया में वैदिक संस्कृत का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था। जी। अच्छा, अब आप देखिए जो पर्शियन का जो ग्रंथ है अवेस्ता, अवेस्ता और ऋग्वेद में, अच्छा, और जो उसके वर्सेस हैं, जो श्लोक हैं, उसमें आपको बहुत सारी समानताएं मिलेंगी। तो ये सब कैसे संभव है? ये तो। हाँ। तीसरा जो है जी, देखिए, इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस हम बोलते हैं, तो क्यों बोलते हैं इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस? संस्कृत का दूसरी भाषाओं पे जो है वो बहुत ज्यादा प्रभाव है। जी। आप शब्दों को देखिए, जैसे मैं तो बात की भाषाओं में आ रहा हूं, अंग्रेजी तो बहुत बात की भाषा जी, है। जी। तरु बोलते हैं संस्कृत में, ट्री बोलते हैं अंग्रेजी में, इसलिए क्योंकि ट्री सब लोग समझते हैं, और तरु भी मेरे ख्याल से काफी लोग इस चीज को जानते होंगे, है ना। इग्नियस रॉक्स होती हैं, आग्नेय, इग्नियस। आप जो है कुछ नहीं, आप जो है ना 1 से 10 तक की गिनती कर लीजिए हिंदी में। अच्छा। 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9। आपको सिमिलरिटी मिल रही है? कभी सोचा होगा आपने मतलब इस तरीके से? तो ये तो मैं तब की कह रहा हूं कि हिंदी भी बहुत बात की भाषा है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी को इस तरीके से दिया, रूप दिया, और अंग्रेजी भी बात की भाषा है। तो लेकिन यदि आप ओरिजिनली जाइए, लैटिन और संस्कृत में करिए, आप जो है तुलना करिए जी। मेरी कुछ समय पूर्व जो है लिथुआनिया के राजदूत से मेरी मुलाकात हुई थी ऑफिस में, और वो मेरे लिए जो प्रेजेंट लेकर आए थे वो लिथुआनियन संस्कृत डिक्शनरी लेकर आए थे। वाह। तो उन्होंने बताया कि लिथुआनियन भाषा में संस्कृत का इतना बड़ा प्रभाव है। अच्छा। और लिथुआनिया के अंदर भारत के बारे में बहुत कुछ जाना जाता है। हम लोगों के यहाँ तो लिथुआनिया भी जो है, जब वो पहले यूएसएसआर था तो वो जो था अलग देश बना, तो जाना गया, नहीं तो लिथुआनिया के बारे में इतनी जानकारी नहीं है। ये थोड़े से एग्जाम्पल्स हैं, समय कम है, मैं बहुत सारा यहाँ पर नहीं बता सकता हूँ, लेकिन हमारी जो संस्कृति है उसका प्रभाव आपके वेस्ट एशिया ही नहीं, यूरोप में बहुत ज्यादा रहा है, और साउथ ईस्ट एशिया तो सभी लोग जानते हैं, थाईलैंड है, इंडोनेशिया है आपका, देन आप कंबोडिया जाइए, वहां तो जो है जो हमारा अंकोर वाट का टेम्पल है, तो सबसे बड़ा सनातन जो है वो विष्णु को समर्पित ये मंदिर था। बाली पे हमारी सभ्यता का बहुत बड़ा प्रभाव है। हाँ, बाद में जो थे हुए, बहुत सारी चीजें जो थी वो खत्म हुई, लेकिन जो भारतीय संस्कृति है, एक चीज बस मैं कहना चाहूंगा कि ये स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ी, ये तलवार के जोर पर नहीं हुई। लोगों ने इसको दिल से अपनाया, जबकि जो थी दूसरी संस्कृतियों में जो है, सभ्यताओं में अटैक्स होके, इन्वेजन्स होके, वितरण करके लोगों को ये ज्यादा हुआ, तो ये बड़ी स्वाभाविक प्रक्रिया के तौर पर जो है हो गई, और आज भी है जी। बहुत अच्छा आपने बताया। तो शायद यही कारण है कि जो हमारी संस्कृति है वो चाइना, जापान, साउथ एशियन जो कंट्रीज हैं वो भी जानने, समझने और अपनाने का प्रयास कर रहे हैं। यही कुछ विशेषताएं हैं हमारी। और हमारी संस्कृति जो है ना, रिलीजन से बहुत ऊपर है। धर्म और रिलीजन में फर्क है, ये तो आप भी मानेंगे। धर्म जो है वो एग्जैक्ट
रिलीजन का अर्थ जो है वो धर्म नहीं होता, धर्म तो पूरा एक वे ऑफ लाइफ है। इति धर्म, धार्यते इति धर्म। जी जी। तो लोग क्रिश्चियन होकर भी जो है वो भारतीय संस्कृति को जो है वो अपना सकते हैं। बिल्कुल जी। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो हैं, जो मन की बात है उसमें जो उनके टॉपिक्स होते हैं उसमें नॉन पॉलिटिकल टॉपिक्स ज्यादातर, तो वो तो उसमें भारतीय संस्कृति के बारे में बहुत बात करते हैं। उन्होंने कुछ समय पूर्व जो था उसमें एक जो था एक एडा एल्ब्रेक्ट जो है उनका जिक्र किया था। वो जो है उनकी एक हस्तिनापुर फाउंडेशन है अर्जेंटीना में, तो वो जो है वहां पे जो वैदिक हमारी सभ्यता है और वेदों के बारे में वो प्रचार में लगी हैं। एक जो है ऑस्ट्रेलिया में पर्थ में एक सेक्रेड इंडिया गैलरी जो है वो एक जगतारणी दासी हैं, वो भी हैं ऑस्ट्रेलियन नाम उन्होंने जगतारणी दासी रखा हुआ है। तो उन्होंने बिल्कुल वृंदावन बनाया हुआ है वहां पर। तो हमारी संस्कृति भी बाहर के लोग उससे प्रभावित हो रहे हैं और इसलिए मैं कहता हूं कि हम लोगों को अपनी संस्कृति पे सबसे पहली चीज है उस पर गर्व होना चाहिए। यानी कि आपने लेखन के तौर पर इस दायित्व को लिया है कि मुझे अब एक दायित्व है मेरा अगली पीढ़ी की, जो भी मैं एक छोटा सा इसमें जो है योगदान कर सकता हूँ। बहुत ही अच्छा लगा सर। और अब जब हम G20 की अध्यक्षता कर रहे हैं, हम गौरवान्वित हैं कि भारत इसकी अध्यक्षता वसुधैव कुटुंबकम जी, तो वो तो हमारा ध्येय वाक्य रहा है सदियों से और इस समय भी है। तो एक जो हम बात कर सकते हैं भारत विश्व की और विश्व भारत की प्रगति में किस तरह से सहायक हो सकता है। अब चूंकि हम लोग एक लेवल पे आ गए हैं और यहाँ पर सारे लोग हमारे पास आ रहे हैं विश्व के, G20 के संदर्भ में कैसे? सबसे जो है G20 का जो ये हमारा मोटो है वसुधैव कुटुंबकम जी, तो विश्व जो है वो एक परिवार है। तो जहां आपने इसको एक परिवार की तरह समझा तो सब लोग एक साथ आगे बढ़ेंगे। उनकी प्रगति हमारी, उनकी प्रगति हमारी, हमारी प्रगति उनकी। और दूसरा जो है इसके साथ एक जो जुड़ जाता है भारतीय उसमें नॉन वायलेंस। जब विश्व में शांति होगी तो सारे लोग जो हैं प्रगति की तरफ ही जाना। वाकई, क्योंकि इस समय बहुत चैलेंजेस हैं हमारे सामने, विश्व के सामने बहुत चैलेंजेस हैं। कहीं आतंकवाद है, कहीं वॉर चल रहा है। तो इन चैलेंजेस के बीच में जो आपने ये कहा नॉन वायलेंस जो हमारी विशेषता रही है, ये बहुत बड़ी सहायता कर सकती है स्थितियों को ठीक करने में। वेदों और पुराणों की तो बात है ही, जो कि उन्होंने सत्य और अहिंसा की बात की। हमारे यहाँ से आप इस भूमि से जो भी धर्म उपजे, इस भूमि से जो लोग निकल के गए, गौतम बुद्ध जी, महावीर जैन और कितना बड़े महात्मा गांधी जी, सभी ने अहिंसा को कहीं न कहीं सर्वोपरि टाइम्स में महात्मा गांधी ने जो है जो नॉन वायलेंस का अहिंसा का संदेश विश्व में फैलाया, तो वो अपने आप में एक सब अनूठा उदाहरण है और सबसे हथियार रहा है। वो आज होते हैं तो एजिटेशन आप देखिए तभी, यदि उसमें नॉन वायलेंस है, लड़ाई से जो है हथियार उठा के कोई समस्या हल नहीं होती, बल्कि समस्याएं और खराब होती हैं। चाहे आप यूक्रेन देख लीजिए, चाहे आप जो है लोग जो टेररिज्म फैलाते हैं आप उनको देख लीजिए, कोई हल नहीं है ये। यानी कि हम वापस अपनी संस्कृति, अपनी जड़ों की तरफ चलेंगे, जाएंगे या उन पर गर्व करेंगे तो हम आगे विकास में भी ये लेके वृक्ष तो तभी फूलेगा जबकि उसकी जड़ें जो है वो मजबूत हैं और शाखाएं जो है वो दिखती हैं, सुंदरता वहां पर है। बिल्कुल। और आप जैसे लेखकों का, आप जैसे विद्वानों का जब साथ मिले पीढ़ी को और इस पीढ़ी को, में कहीं कोई शक शुबह नहीं है कि हम जो लक्ष्य है या जो ये लक्ष्य है विश्व बंधुत्व वसुधैव कुटुंबकम और वन फैमिली वन फ्यूचर, उसको हम आगे जरूर ले जाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सार्थक बातचीत और इतनी उपयोगी जानकारी देने के लिए। हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अंतर्राष्ट्रीय उन्मेष एवं उत्कर्ष उत्सव एशिया का सबसे बड़ा साहित्यिक उत्सव था। आपको बता दें, इस भव्य समारोह में 100 से अधिक भाषाओं में 14 देशों के 575 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को दर्शाती 1000 से अधिक कलाकारों की सांस्कृतिक प्रदर्शनी भी आयोजित की गई। समारोह में साहित्य अकादमी द्वारा पुस्तक प्रदर्शनी, जनजातीय समुदायों द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और भक्ति, सिनेमा तथा आदिवासी साहित्य पर सामूहिक परिचर्चाएं भी आयोजित की गयी। कार्यक्रम में सम्मिलित हुई राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने कहा
कि मध्य प्रदेश की जनजातीय विरासत अत्यंत समृद्ध है। यहाँ सर्वाधिक जनजातियां निवास करती हैं। हमारे सामूहिक प्रयास होने चाहिए कि हम अपनी संस्कृति, लोकाचार, रीति रिवाज और प्राकृतिक परिवेश को सुरक्षित रखते हुए जनजातीय समुदाय के आधुनिक विकास में भागीदार बने। नव उन्मेष से संयुक्त प्रतिभाएं भारत को समग्र विकास के उत्कर्ष तक ले जाएं। उन्मेष और उत्कर्ष जैसे आयोजन इस दिशा में तर्क संगत भी है और भाव संगत भी। ऐसा आयोजन एक सशक्त कल्चरल इकोसिस्टम का निर्माण करेगा। इसमें मध्य प्रदेश शासन का सक्रिय सहयोग सराहनीय है। इस 4 दिवसीय उत्सव में देश विदेश के अनेक साहित्यकारों, रचनाकारों, कलाकारों और समीक्षकों ने अपनी भागीदारी निभाई। मध्य प्रदेश के भोपाल में आयोजित ये सम्मेलन अपने आप में एक अनूठा सम्मेलन रहा। इसी के साथ आज सुर्खियों कार्यक्रम में बस इतना ही। अभी आप सुन रहे थे पूर्व महानिदेशक दूरदर्शन एवं प्रसार भारती के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री मयंक अग्रवाल जी से अनामिका चक्रवर्ती की बातचीत। आज का विषय था अंतर्राष्ट्रीय उत्कर्ष एवं उन्मेष उत्सव, संस्कृतियों के समन्वय एवं साहित्य और कला का महत्वपूर्ण समागम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल के समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया गया। अब सुर्खियों से दीजिए अनुमति। सुर्खियों के अगले अंक में कुछ नए विषय को लेकर हम फिर उपस्थित होंगे। नमस्कार।